नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 2 आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर 2। मेरा नाम है लेखन सैनी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। तो यार देखो, पिछले लेक्चर में हमने जितने भी बेसिक्स थे पीरियोडिक टेबल के, क्या क्या बेसिक्स आपको ज़रूरत है इस चैप्टर में, वो मैंने आपको पढ़ाए थे। उसके अलावा कुछ जो डाउट्स थे वो मैं अभी आपके क्लियर करूँगा कि किस चीज़ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सर सबसे पहले हमने कल क्या क्या देखा था। सबसे पहले सर हमने कल देखा था कि एलिमेंट्स कितने होते हैं किसी भी एक पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो पीरियोडिक टेबल में लगभग लगभग दोस्तों 118 एलिमेंट होते हैं। उन 118 एलिमेंट्स को ही पीरियोडिक फॉर्म में हमने जमाया है पीरियोडिक टेबल में। उस पीरियोडिक टेबल को फिर हमने बेसिकली ग्रुप्स और पीरियड्स में बांट दिया है, जिसमें 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप यानी 18 वर्ग या 7 आवर्त हमारे पास होते हैं। इन 18 वर्गों को भी फिर हमने बांट दिया है एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के अंदर। एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास बेसिकली पहला और दूसरा वर्ग आता है। उसी तरह हमारे पास डी ब्लॉक के अंदर तीसरे से लेके 12वें वर्ग तक आएंगे और फिर पी ब्लॉक आएगा। पी ब्लॉक का कल जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास फिर 13 से लेकर 18वां ग्रुप आएगा। फिर सर आखिरी में बचा हमारे पास एफ ब्लॉक। तो जो एफ ब्लॉक होता है वो रहता कहाँ पर है, डी ब्लॉक के घर के अंदर। मतलब एफ ब्लॉक जो होगा वो डी ब्लॉक के ही अंदर रहेगा। मतलब ये कि जो डी ब्लॉक होता है वो 3 से लेकर 12वें वर्ग तक होता है और जो एफ ब्लॉक होता है वो डी ब्लॉक के तीसरे वर्ग के अंदर होता है। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास मैंने आपको बताया था एक स्पेशल वर्ग होता है 18वां वर्ग। उस 18वें वर्ग या 18वें ग्रुप को अपन अक्रिय गैसों का वर्ग कहते हैं या फिर इनर्ट गैस ग्रुप या नोबल गैस ग्रुप कहते हैं। ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया। मैंने आपको बोला था कि आपको इस वर्ग को या इस ग्रुप को विथ नंबर याद करना है। विथ नंबर कैसे याद करना है, विथ नंबर आपको इसको ऐसे याद करना है कि 2 पर हीलियम, 10 पर नियोन, 18 पर आर्गन, 36 पर होना चाहिए आपका क्रिप्टोन, 54 पर होना चाहिए जेनोन, 86 पे होना चाहिए रेडोन और 118 पर होना चाहिए ओगनेसोन। उसके बाद हमने क्या क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि इनको याद करने की क्या क्या ट्रिक्स हो सकती है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि एस ब्लॉक जो होता है उसमें 2 वर्ग होते हैं, वर्ग नंबर 1 और वर्ग नंबर 2। तो जो वर्ग नंबर 1 होता है एस ब्लॉक का उसे अपन एल्कली मेटल वर्ग बोलते हैं या एल्कली धातु वर्ग बोलते हैं। उसी तरह हमारे पास जो दूसरा वर्ग होता है हमारे पास एस ब्लॉक का उसे अपन एल्कली अर्थ धातु या एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। एल्कली अर्थ धातु या एल्कली अर्थ मेटल का क्या मतलब है। एल्कली अर्थ धातु या एल्कली अर्थ मेटल के अंदर आते हैं हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम वाले, या फिर मैंने आपको ट्रिक बताई थी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। एस ब्लॉक के अंदर एल्कली मेटल को याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी आपको हेलिना की रफ से फरियाद। तो जिस तरीके से हमने ट्रिक्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर ली थी, एक डाउट हमारे पास ये था कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान। सर परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। देखो, परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है। परमाणु क्रमांक का मतलब देखेंगे हम सबसे पहले स्मार्ट बोर्ड की तरफ। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है हमारे पास दोस्त एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है दोस्त, देख जैसे मान ले कोई सा भी एक परमाणु है, जैसे मान ले कोई सा भी एक परमाणु है तो परमाणु का शेप हमारे पास, परमाणु का आकार कैसा होता है, स्फेयर। हमारे को पता है जो अब तक थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्टों ने दी थी उन्होंने हमारे पास एक परमाणु को स्फेयर माना है या उसका आकार हमारे पास स्फेरिकल माना है। ठीक है सर। तो ये हमारे पास माना एक परमाणु है। ठीक है सर, ये हमारे पास एक परमाणु है। ये इस परमाणु का हमारे पास बेसिकली केंद्रक है। सी सर, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, केंद्रक है। तो सर जो हमने थ्योरीज पढ़ी थी, जो हम पार्ट नंबर 2 के अंदर 11वीं क्लास के पार्ट नंबर 2 मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में हम ये चीज पढ़ेंगे कि सर जो हमारे पास परमाणु होता है ना सर, वो क्या होता है। सर हमारे पास जो परमाणु होता है ना वो न्यूट्रल होता है। सर क्या होता है हमारे पास, परमाणु न्यूट्रल होता है। मतलब क्या है न्यूट्रल होने का, परमाणु के न्यूट्रल होने का मतलब ये है सर इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, क्या बोला सर आपने कि परमाणु का न्यूट्रल होने का मतलब होता है सर इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है सर, अच्छे से क्लियर हो गया। तो क्या मैं आपसे कभी भी पूछूं कि किसी एक परमाणु के अंदर अगर हमारे पास 12 प्रोटॉन्स है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी अगर वो न्यूट्रल है तो। सर अगर आपने कहा कि किसी परमाणु में 12 प्रोटॉन है और वो सर परमाणु न्यूट्रल है, तो सर उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप पूछ रहे हो, तो सर हमारे को पता है कि परमाणु न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का क्या अर्थ है सर, न्यूट्रल होने का अर्थ ये है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सर क्रमशः अगर उसमें 12 प्रोटॉन है तो सर उसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे।
शायद आप इस चीज को कैच कर पा रहे हो। तो सर आप इस चीज को इससे कैसे लिंक करोगे? देखो मैं इसको इससे ऐसे लिंक करूंगा कि परमाणु क्रमांक किसे दिखाता है? सर परमाणु क्रमांक दिखाता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन को। किसे दिखाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। उदाहरण के रूप में मैं ले लेता हूं हमारे पास बेसिकली परमाणु क्रमांक का उदाहरण मैं ले लेता हूं बेसिकली 5 पर बोरोन। जैसे हमारे पास 5वें नंबर पर बोरोन आता है। कितने नंबर पर? 5वें नंबर पर आता है बोरोन। इसका अर्थ क्या है? इसका ये अर्थ है कि परमाणु क्रमांक 5 होने का अर्थ क्या है? परमाणु क्रमांक दोस्त परमाणु क्रमांक 5 होने का अर्थ है कि साहब हमारे पास बोरोन के अंदर 5 प्रोटॉन्स हैं। कितने प्रोटॉन्स हैं? 5 प्रोटॉन्स हैं। उसी तरह हमारे पास परमाणु द्रव्यमान का क्या अर्थ होता है सर? परमाणु द्रव्यमान का अर्थ होता है सर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है एटॉमिक मास। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे क्या? एटॉमिक मास। ठीक है सर। तो यार देख परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये थोड़ी सी आउट ऑफ द टॉपिक बात है लेकिन कुछ बेसिक्स है तो मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ लेक्चर के शुरू होने पर ही। तो जो परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास होता है उसका अर्थ होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या बोला मैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर आपने ये तो बता दिया कि किसी भी न्यूट्रल एटम में या किसी भी न्यूट्रल परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होते हैं। किंतु सर आपने हमारे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना नहीं सिखाया। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने से पहले एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ। किसी भी तत्व को या किसी भी एलिमेंट को लिखने का एक तरीका होता है। उसको लिखने का क्या तरीका होता है वो इधर हम देखेंगे। देखो ये माना हमारे पास क्या है? x। ये क्या है हमारे पास? बेसिकली x। क्या है ये हमारे पास? x। ठीक है सर ये x है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है? x। ठीक है सर ये x दिख रहा है। तो क्या हमारे पास ये बताओ एबीसीडी के अंदर सबसे अंत में क्या आता है? सर एबीसीडी के अंदर सबसे अंत में आता है हमारे पास z। तो इस z को मैं क्या करूंगा? इस x के पैरों में लटका दूंगा। क्या करूंगा? इस z को इस x के पैरों में लटका दूंगा। सर लटका दिया। अब ये बताओ एबीसीडी में सबसे ऊपर क्या आता है? सर एबीसीडी में सबसे ऊपर आएगा हमारे पास a। तो इस a को क्या मैं इस x के सर पे बैठा दूं? ठीक है सर। देखो दोबारा से देखो हमारे पास x कौन है? x सर वो जो गया। x कौन है सर? x वो जो गया। x कौन है? x सर वो जो गया नहीं। x हम मान लेते हैं एक तत्व है। ठीक है सर। अब इस x तत्व के सिर पे किसे बैठाना है और पैर पर किसे बैठाना है ये काफी बार हमारे को कंफ्यूज कर देता है। तो उसे हम किस तरीके से याद रखेंगे? उसे हम याद रखेंगे कि सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या एबीसीडी में सबसे पहले क्या आएगा? ए फॉर एप्पल। सबसे पहले क्या आएगा? ए फॉर एप्पल। तो इस ए फॉर एप्पल को हम क्या करेंगे? इस x के सिर पर बैठा देंगे। इस ए फॉर एप्पल को क्या करेंगे? इस x के सिर पर बैठा देंगे। और जेड सबसे आखिरी में आता है तो इस जेड को हम क्या करेंगे? इस जेड को हम इस एक्स के पैरों में बैठा देंगे। ठीक है सर। सर यहाँ पर ये जेड क्या बता रहा है? सर यहाँ पर ये जेड जो है ना वो हमारे को परमाणु क्रमांक बता रहा है। क्या कर रहा है जेड? हमारे को परमाणु क्रमांक बता रहा है। क्या कर रहा है जेड? परमाणु क्रमांक को बता रहा है। ठीक है सर। और सर परमाणु क्रमांक क्या होता है? सर परमाणु क्रमांक का मतलब होता है सर अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने तुम्हें बताया था कि परमाणु क्रमांक का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है सर। सर ये ए किसे दिखा रहा है? सर ये ए किसे दिखा रहा है? ए फॉर एप्पल को नहीं। ए किसे दिखा रहा है? जल्दी सोचो, जल्दी याद करो। ए दिखा रहा है हमारे पास बेसिकली परमाणु द्रव्यमान को। किसे दिखा रहा है हमारे पास? ए परमाणु द्रव्यमान को। किसे? परमाणु द्रव्यमान को। और परमाणु द्रव्यमान का मैंने अभी आपको पहले मान बताया था क्या होता है। परमाणु द्रव्यमान का मान होता है सर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस एनपी का मतलब क्या है? यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या प्रोटॉनों की संख्या। मैं लिख देता हूँ एक बार इसे। नंबर ऑफ प्रोटॉन या प्रोटॉनों की संख्या इसे लिख देता हूँ। इसे लिख देते हैं हम प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या मैं इसको एक सूत्र बना सकता हूं क्या? इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ ना, देखो इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ यहाँ से तो इस ए को क्या मैं बोल सकता हूँ हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या मैं बोल सकता हूँ? ठीक है सर बोल सकते हैं। क्या इस ए को मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोल सकता हूँ क्या? जी सर आराम से बोल सकते हैं। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले, उस क्वेश्चन के अंदर आपको परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ हो, उस क्वेश्चन के अंदर आपको परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ हो, उस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हों और आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे जाएं, तो आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूला के अंदर उन वैल्यूज को, इस फॉर्मूला में उन वैल्यूज को रखेंगे और हमारे पास आंसर निकाल लेंगे। ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया। तो शायद मैं आशा करता हूं आपको परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में जो डाउट्स थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोबारा से मैं बोल देता हूं, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या।
ठीक है सर। परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। किसी भी एक एलिमेंट को दर्शाने का क्या तरीका होता है, किसी भी एक एलिमेंट को दर्शाने का तरीका होता है हमारे पास ये, ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया। तो सर हम सब कुछ कर चुके थे, ये हमारे पास आवर्त सारणी आ गई थी, पहले लेक्चर में हमने देख लिया था। आवर्त सारणी में हमारे पास 7 आवर्त 18 ग्रुप थे। तो जल्दी से एक बार अपन देख लेते हैं ट्रिक्स। देखो एस ब्लॉक को याद करने की ट्रिक्स में साथ जल्दी से जोश में देखेंगे। हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर। ये पहला वर्ग है जिसे बोलेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। दोबारा से हेलिना की रब से फरियाद। दूसरा वर्ग आएगा हमारे पास बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रो। क्या क्या हो जाएंगे ये? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। उसके बाद अगला आएगा हमारे पास बेसिकली, आपको जैसे कि पता है मैंने पहले ही लेक्चर में क्लियर करवा दिया था साहब कि ये जो है वो है हमारे पास एस ब्लॉक। ये जो बीच का आता है उसे अपन बोलेंगे डी ब्लॉक। ये पूरा जो छूट गया इस तरफ उसे बोलेंगे एफ ब्लॉक। दोबारा से पीरियोडिक टेबल देखेंगे। ये जो सबसे आगे आगे आता है, सबसे जो साफ सुथरा आदमी है जिसे सबसे आगे आगे हम बिल्डिंग में रखना चाहेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम? एस ब्लॉक। दूसरा जो आदमी जिसको ऊंचाई से डर लगता है, जिसकी हाइट जो अपने घर की हाइट कम रखेगा, उसे उस घर की हाइट वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक। और फिर जो सबसे बदमाश आदमी जिसके घर की हाइट एस ब्लॉक के बराबर होगी उसे क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक। और यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास? एफ ब्लॉक। ठीक है सर, अच्छे से क्लियर हो गया। अब ये चीज क्लियर हो जाने के बाद हमने कल बिल्कुल बेसिक्स कंप्लीट कर लिए थे। बेसिक्स कंप्लीट करने के साथ साथ हमने ट्रिक्स देख ली थी। अब हम पी ब्लॉक की एक बार ट्रिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला ग्रुप नंबर 13 या वर्ग नंबर 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इसको याद करने की ट्रिक आती है बेसिकली बैंगन, गाजर, आलू, इंथेला। दूसरा आता है ग्रुप नंबर 14 या हमारे पास वर्ग नंबर 14। इसमें आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसको याद करने का तरीका होता है हमारे पास काशी गए संत प्रभु। क्या होगा इसको याद करने का तरीका? काशी गए संत प्रभु। उसके बाद आएगा हमारे पास ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 को याद करने का क्या ट्रिक होगा? वो हो जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसको याद करने का तरीका दोस्तों हो जाएगा नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा सर ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 को याद करने का आता है ट्रिगा बेसिकली ओल्ड स्टाइल से टीपो। उसके बाद ग्रुप नंबर 17 को तो याद करने का तरीका आएगा फिर कल बाहर आई अंटी। ठीक है सर। ग्रुप नंबर 18 को याद करने का तरीका हो जाएगा 2 पर हीलियम, 10 पर नियोन, 18 पर आर्गन, 36 पर क्रिप्टॉन, 54 पर जेनॉन, 86 पर रेडॉन और 118 पर ओगनेसोन। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स या डी ब्लॉक के तत्वों को याद करने के क्या नियम होते हैं? देखो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो किस आवर्त से चालू होते हैं? हमेशा याद रखेंगे डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना वो चौथे आवर्त से चालू होते हैं। मतलब क्या n बराबर 1 या जो जो तत्व n बराबर 1 मतलब पहले आवर्त में होते हैं, क्या उनके पास डी उपकोष होता है? क्या सर नहीं होता। n बराबर 2 मतलब दूसरे आवर्त में जितने भी तत्व होते हैं, क्या उन सभी तत्वों के पास हमारे पास उपकोष डी उपकोष होता है? क्या सर नहीं होता। n बराबर 3 मतलब तीसरे आवर्त में रहने वाले सभी तत्वों के पास क्या हमारे पास डी उपकोष होता है? क्या सर नहीं होता। सर n बराबर 4 मतलब चौथे आवर्त में आने वाले सभी तत्वों के पास क्या हमारे पास डी उपकोष होता है? क्या जी सर होता है। तो इसे दिखाने के लिए हमेशा याद रखना, इसे हम बोलते हैं बेसिकली 3D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज और इसको बोलते हैं 5D सीरीज। ये हमारे पास एक लिखने का तरीका है, साइंटिफिक नोटेशन है कि जो आवर्त मतलब जिस आवर्त से हमारे पास डी ब्लॉक चालू होता है ना उसकी सीरीज दिखाने के लिए उस आवर्त में से एक घटाकर हम डी लिखते हैं। जैसे मैंने क्या बोला आपको कि जो डी ब्लॉक है या फिर जो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वो किस आवर्त से चालू होंगे? सर हमारे पास चौथे आवर्त से चालू होंगे। तो इस 4 को एक बार हम इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा 3D। क्या हो जाएगा 3D सीरीज। तो 3D सीरीज का मतलब क्या होगा? 3D सीरीज का मतलब होगा चौथा आवर्त। 3D सीरीज का मतलब क्या हो जाएगा? चौथा आवर्त। ठीक है सर। 4D सीरीज का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास उसी तरह पांचवा आवर्त। ठीक है सर। 5D सीरीज का मतलब क्या हो जाएगा सर हमारे पास छठा आवर्त। और इसी को याद करने की ट्रिक्स होती है। दोबारा से शक्तिवान करे मना फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। ठीक है सर। यार जरा नबी की मौत तक रुका रहे पढ़ आगे कट। ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया। ला हाफ टेबलेट वार रे ओसो इधर पड़ा आलू हलवा। ठीक है सर, ये भी अच्छे से समझ में आ गया। मैंने क्या बोला यहाँ पर? मैंने बोला कि एक साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक तरीका होता है हमारे पास लिखने का कि हमारे पास डी ब्लॉक जो है वो कहां से चालू होता है? डी ब्लॉक चालू होता है हमारे पास बेसिकली चौथे आवर्त से। कहां से चालू होता है? चौथे आवर्त से। और चौथे आवर्त से चालू होने के बावजूद हम इसे क्या बोलेंगे? 3D सीरीज। क्या बोलेंगे? 3D सीरीज। इसको लिखने का क्या तरीका होता है? हम n में से एक घटा देते हैं। क्या करते हैं? n में से एक घटा कर ही लिखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। ठीक है सर, ये भी अच्छे से समझ में आ गया।
उसके बाद हमारे पास अंतिम जो बच रही है वो हमारे पास ये बच रही है, अरे RD शर्मा की बुक में होते मैथ के डिफिकल्ट सवाल। तो यहाँ तक हमने सब बेसिक्स देख लिए हैं। फिर लेंथ एनोड और एक्टिनोड्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब इन लेंथ एनोड और एक्टिनोड से पहले हम बेसिकली पढ़ लेते हैं सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्या अर्थ है? बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का अर्थ है साहब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का क्या अर्थ होता है साहब? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का अर्थ ये होता है, जैसे मैंने अभी आपको कुछ समय पहले या लेक्चर के शुरुआत में क्या बोला था दोस्तों, यार देखो मैं जो चीजें आपको बोल रहा हूँ साथ ही साथ जो बोर्ड पर लिखा रहा हूँ वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने कान और आंखें दोनों खुले रखें। मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपको ये कहा था कि एटम को या परमाणु को न्यूट्रल माना गया है। न्यूट्रल मानने का क्या अर्थ है? न्यूट्रल मानने का अर्थ है साहब कि जितने इसमें प्रोटॉन्स की संख्या होती है उतनी ही न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है। क्या ये बात क्लियर है आपको? जी सर अच्छे से क्लियर है। उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने एक चीज पेश करता हूं, देखिए शहनशाह। तो कार्बन कितने नंबर पे आता है? देखिए कार्बन आता है साहब हमारे पास 6 नंबर पर। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक अगर 6 है, क्या बोला मैंने कि कार्बन 6 नंबर पे आता है, और कार्बन का परमाणु क्रमांक अगर 6 है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या कितनी है ये बताओ सर, प्रोटॉन की संख्या कितनी है ये बताओ। आप सोचो एक बार कि अगर इसका परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? जल्दी सोचो आप एक बार। तो देखो यार दोस्तों, मैंने बोला था कि परमाणु क्रमांक का क्या अर्थ होता है? परमाणु क्रमांक का अर्थ होता है हमारे पास बेसिकली प्रोटॉनों की संख्या। तो कार्बन का अगर परमाणु क्रमांक 6 है तो इसमें कितने प्रोटॉन है आप ये बताओ मुझे जोड़ के। सर इसमें 6 प्रोटॉन है। बहुत सिंपल बात है, वो सीधी बात है, बहुत सुथरी बात है। ठीक है सर, तो क्या मैं 6 लिख दूं आपके आगे से? जी सर बिल्कुल, आप प्रोटॉनों की संख्या 6 लिख दो। बट सर आपने थोड़ी देर पहले मुझे एक चीज बताई थी, मैं अगले वाले क्वेश्चन का भी आराम से उत्तर दे सकता हूँ सर, बिना कैलकुलेशन बिना पेन के हाथ लगाए। वो कैसे दोस्त? वो सर आपने थ्योरी में एक चीज बताई थी क्या, कि सर एटम न्यूट्रल होता है। तो उससे कैसे सोल्व होगा? उससे सोल्व ऐसे होगा सर कि आपने बोला था एटम न्यूट्रल होता है। हाँ मैंने बोला था एटम न्यूट्रल होता है। सर न्यूट्रल होने का क्या मतलब है? सर न्यूट्रल होने का मतलब यही तो है कि जितना प्लस होता है उतना माइनस होता है। जी सर। तो सर परमाणु के अंदर जो माइनस आवेश होता है ना, उसे तो इलेक्ट्रॉन दिखाता है, और जो सर प्लस आवेश होता है ना सर, उसे प्रोटॉन दिखाता है। ठीक है सर। तो सर अगर इस परमाणु के अंदर सर अगर 6 प्रोटॉन हैं, तो सर इसको बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। ओ यार तूने तो दिमाग लगा लिया। बिल्कुल हमें इसी तरीके से दिमाग लगाना है, हर चीज याद नहीं की जा सकती। हालांकि ये तो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, फिर भी कुछ कुछ चीजें एप्लीकेशन बेस्ड होती है। जैसे ये चीज अभी एप्लीकेशन बेस्ड थी। जो मेरा दोस्त बिल्कुल कान खोल के सुन रहा है उस क्वेश्चन को, इस चीज को देख के फट के जवाब दे देगा कि साहब इसमें 6 प्रोटॉन है और अगर ये परमाणु न्यूट्रल है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 6। तो इन 6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या को या फिर इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को उपकोषों में भरना, इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम उपकोषों में भरते हैं। कितने उपकोष थे हमारे पास? 4 उपकोष थे। कौन से उपकोष थे? देखो दोस्त हमारे पास एक तो था एस उपकोष। ठीक है सर, एस उपकोष था। एक था सर हमारे पास पी उपकोष। ठीक है सर, हमारे पास एक पी उपकोष था। उसके बाद दोस्त हमारे पास एक था डी और एक था हमारे पास एफ उपकोष। ठीक है सर। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को इन अलग अलग उपकोषों में भरना, बढ़ते हुए उत्तरोत्तर में या फिर उत्तरोत्तर ऊर्जा क्रम के अंदर हमारे पास कैसे बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग उपकोषों में भरना ही इलेक्ट्रॉन विन्यास कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास से पहले मैं तुम्हें एक बहुत शानदार तरीके की एक चीज बताता हूँ। वो चीज क्या है? देखो दोस्त मेरे, वो चीज है, सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देख दोस्त यहाँ पे थे अपन। ठीक है, एक स्लाइड हमने ली। देख मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, इसमें बेसिकली हमारे पास एक जो आवर्त सारणी होती है ना, उस आवर्त सारणी में टोटल हमारे पास 7 आवर्त होते हैं। पहला, दूसरा, ये तीसरा आवर्त है दोस्त, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। ठीक है सर। आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त हो गए। अब मैं बेसिकली डंडे खींच लेता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको अच्छे से क्लियर हो जाए या समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये हमारे पास हमने सफेद कलर की एक डंडी खींच ली। ठीक है सर। तो सर सबसे पहले ये बताओ मेरे को, आप सबसे पहले आवर्त सारणी देखो, मेरे को बताओ। हम मैं आपको एक बार आवर्त सारणी दिखाता हूँ।
हम ऐसे करेंगे इस लेक्चर को कि हमारे पास कोई कंफ्यूजन ही ना हो बिल्कुल भी। ठीक है सर, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखो ये कौन सा आवर्त है हमारे पास, ये हमारे पास है पहला आवर्त। देखो इसको, ये हमारे पास क्या है, देखो पहला आवर्त है ये। ठीक है सर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है दूसरा आवर्त। ठीक है सर, क्या ये हमारे पास तीसरा आवर्त आवर्त सारणी का। ठीक है सर, ये चौथा आवर्त है। ठीक है सर, ये है हमारे पास पांचवा आवर्त। ठीक है सर, ये हमारे पास छठा आवर्त है और ये हमारे पास सातवां आवर्त है। अब आप खुद दिमाग लगाइए, देखो जो पहला आवर्त है उसमें कितने तत्व हैं सर, पहले आवर्त में एक और दो, मतलब कितने तत्व है सर, हमारे पास दो तत्व हैं। दूसरे में एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ। ठीक है सर, हमारे पास आठ तत्व हैं। सर तीसरे में देखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ। सर तीसरे में भी हमारे पास आठ है। ठीक है सर, उसके बाद वाले में सर हमारे पास शायद 18 के समथिंग है। मैं गिन के मेरे को पहले से याद है, मैंने पहले से गिन रखे हैं। सर आप तो रट रखे हो, गिन के दिखाओ, गिन के तुम देख लेना। 18 ही है, मैं फिक्स बोल रहा हूँ 18 ही है। सर उसके बाद वाले में कितने हैं सर, 18। सर उसके बाद वाले में सर कितने हैं, 32। सर अब इसमें तो गिन के दिखाओ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। सर 18 ही है, 32 कहाँ पर है भाई दोस्त, नीचे 14 भी तो हैं, तो 18 14 कितने हो गए, 32। उसी तरह इसमें भी 32। सर ये तो हमारे पास एक पैटर्न बन गया। वो पैटर्न क्या बना है, वो पैटर्न ये बना है सर कि पहले आवर्त में 2 हैं सर, दूसरे आवर्त में हमारे पास 8 हैं सर, तीसरे आवर्त में हमारे पास 8 हैं सर, चौथे आवर्त में हमारे पास 18 हैं सर, पांचवें आवर्त में हमारे पास 18 हैं सर, छठे और सातवें आवर्त में हमारे पास 32 हैं। तो सर ये चीजें हम याद कर लेंगे कि पहले आवर्त में दो तत्व, याद नहीं करना। देखो एक तरीका बताता हूं मैं, इन्हीं चीज को, इसी चीज को अच्छे से करने की एक ट्रिक बताता हूं, है ना दोस्त। वो ट्रिक क्या है, देख वो ट्रिक ये है, मैंने क्या बोला, टोटल 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, 7। तो सबसे पहले आवर्त में बस तू मुझे इतना सा बता दे कि कितने तत्व होते हैं। सर अभी आपने 2 मिनट पहले बताया था ना कि सर पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं। सर कितने तत्व बताए थे आपने, 2। फिर दूसरे आवर्त में कितने तत्व होते हैं साहब, सर दूसरे आवर्त में आपने 8 तत्व बताए थे। ठीक है साहब, हमारे पास दूसरे आवर्त में 8 तत्व हो गए। मैंने तीसरे आवर्त में कितने तत्व बताए थे, पहले आवर्त में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, तो तीसरे में कितने हैं, तीसरे में भी तो 8 ही हैं। ठीक है सर, तीसरे में भी 8 हैं। चौथे आवर्त में हमारे पास कुल कितने तत्व हैं, सर चौथे आवर्त में सर आपने 8 तत्व बताए। कितने तत्व बताए सर, हमारे पास 8 तत्व। सर पांचवें आवर्त में भी आपने 18 तत्व बताए। कितने बताए, 18 तत्व। सर कितने बताए हैं, 18 तत्व। सॉरी यहाँ पर मैंने 8 कर दिए थे, 18 होंगे, थोड़ा फ्लो में मैं ज्यादा फ्लो हो गया। फ्लो करते करते मैं इतना फ्लो हो गया कि 8 को मैंने 18 कर दिया। तो आपको ये गलती नहीं करनी, वरना फ्लो में आपके नंबर भी 4 से -5 हो जाएंगे। तो उसी तरह आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहला जो आवर्त है उसमें 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में हमारे पास 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में हमारे पास 8 तत्व हैं, चौथे आवर्त में 18 तत्व हैं, पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, छठे आवर्त में हमारे पास 32 हैं और सातवें में भी 32 तत्व हैं। ठीक है सर, आपको याद हो तो मैंने शुरू में आपको ये बताया था कि एस का मतलब, एस में हम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी में हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, डी में हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और एफ में हम मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है सर, सर आप अभी तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा रहे थे और अभी आप ये क्या तत्वों की संख्या गिनाने लग गए सर। नहीं, मैं तत्वों की संख्या नहीं गिना रहा, आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास रटना, आप रटते आए हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास को। आप अलग अलग अपवादों के या फिर अलग अलग तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यासों को बार बार रटते आए हैं, कॉपी में बार बार प्रैक्टिस कर 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 रटते आए हैं। बट अब हम उनको समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन विन्यास बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉन विन्यास आया कहाँ से है, और किसी का इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर हमारे पास एस पी डी एफ इतनों में भरा गया है तो इतनों में क्यों भरा गया है। हम हर एक चीज का कारण देखेंगे और धीरे धीरे इस लेक्चर को अपन बिल्कुल मक्खन की तरह बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखो दोस्त, मैंने आपको बोला था एस में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने भरे जाते हैं, 2। पी में कितने भरे जाएंगे साहब, हमारे पास 6। डी में कितने भरे जाएंगे, हमारे पास 10। और पी में एफ में कितने भरे जाएंगे, टोटल 14। तो तुम मुझे एक चीज बताओ कि अगर हमारे पास पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, 2 तत्व कौन से, जो परमाणु क्रमांक 1 पे आएगा और जो परमाणु क्रमांक 2 पे आएगा। मतलब परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु क्रमांक 2 वाला जो तत्व है वो किस आवर्त में आएगा, वो सर पहले आवर्त में आएगा। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो पहले आवर्त के तत्व हैं, देखो मैं लिख के बताता हूं एक बार, आपको कंफ्यूजन ना हो। इसमें मैंने लिखा है कि जो पहले आवर्त के तत्व हैं वो हैं परमाणु
क्रमांक 1 मतलब हाइड्रोजन, और परमाणु क्रमांक 2 मतलब हीलियम। ठीक है सर। तो तुम मुझे एक चीज बताओ कि किसी का परमाणु क्रमांक 1 है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1? सर हमारे पास किसी का परमाणु क्रमांक अगर 2 है मतलब हीलियम, मतलब सर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 हैं, मतलब सर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 2 हैं, तो क्या मैं इसमें बोल सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसमें क्या है 2? तो इससे क्या तुम एक चीज देख पा रहे हो इस स्लाइड से कि जो पहले आवर्त के जो तत्व हैं, जो पहले आवर्त के जो तत्व हैं वो कौन से हैं सर? परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु क्रमांक 2। उनमें केवल और केवल हमारे पास बेसिकली 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर। तो सर अगर 1 इलेक्ट्रॉन मुझे किसी में डालना हो तो क्या मैं इसमें डाल सकता हूँ? ठीक है सर। क्या सर 2 इलेक्ट्रॉन मुझे किसी में डालना हो तो सर मैं इसमें डाल सकता हूँ? ठीक है सर। सर अगर मेरे को किसी में 3 इलेक्ट्रॉन डालने हो तो सर वो मैं फिर किस में डालूंगा? तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो मैंने यहाँ से आपको क्या समझाना चाहा, जो पहला आवर्त होता है ना उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को मात्र और मात्र किसमें हम आराम से भर सकते हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम आराम से भर सकते हैं एस के अंदर। किसमें भर सकते हैं? एस के अंदर। ठीक है सर। आ गया समझ में? अच्छे से क्लियर हो गया? समझ में आ गया सर? आज तक ये चीज क्लियर नहीं हुई थी कि इसमें एस ही क्यों भरते हैं। ठीक है। एक बार हम इसकी टेबल बना लेते हैं शानदार सी, येलो कलर की, बिल्कुल ब्राइट कलर येलो कलर होता है। तो देख दोस्त, ये जो चैप्टर है ना आवर्त सारणी, इसमें क्या है डाटा बहुत सारा है, और डाटा ऐसा डाटा है कि आप अगर इसमें ये देखोगे ना कि साहब ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो इसमें कोई साइंटिफिक चीज नहीं है। इसमें डेटा हमारे को दिया हुआ है, अलग अलग रिसर्चर्स ने हमारे को डेटा दिया है, उस डेटा को हम पढ़ते हैं, उस डेटा के बारे में हम स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं होता साहब कि अगर ऑक्सीजन 11 नंबर पे हो तो क्या हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। ऐसा आपको ना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन 11 नंबर पे हो तो क्या हो, ऑक्सीजन 8 पे है तो 8 से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बना के पूछे जाएंगे। सब जो डाटा है वो तो है। हाँ, राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो है, उसे दिल्ली थोड़ी बना दिया जाएगा। आप अगर पूछोगे कि सर राजस्थान की राजधानी दिल्ली क्यों नहीं है, नहीं है, ये चीज है, अभी दिल्ली है तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो है, उसे दिल्ली नहीं किया जा सकता। उसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चीज हमारे को बता दी गई है उसी के ऊपर हम सवाल करते हैं, उसी को हम पढ़ते हैं। ठीक है। हम थोड़ा समझ के पढ़ रहे हैं, हालांकि याद तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि इस सब्जेक्ट में डेटा है और डेटा को याद ही किया जाता है। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या दिया हुआ है। ये हम टेबल बना रहे थे और टेबल को हम बीच में छोड़ के बातें करने लग गए थे, तो इस टेबल को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये टेबल हमारे पास कंप्लीट हो गई सर। तो मैंने आपको क्या बोला है ना, सुनो सुनो, आपको क्या करना है, आपको टोटल 7 आवर्तों के अंदर ये याद रखना है कि इन 7 अलग अलग आवर्तों में, पहले आवर्त में, दूसरे आवर्त में, तीसरे आवर्त में, किस आवर्त में कौन से उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो उस चीज को याद के दिलाने के लिए, उस चीज को याद करवाने के लिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि जो पहला आवर्त है, ठीक है सर, उसमें केवल 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 2 ही तत्व हैं, पहले परमाणु क्रमांक वाला और दूसरे परमाणु क्रमांक वाला। मतलब उसमें केवल और केवल ऐसे तत्व हैं जिनके अंदर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, और 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को अपन सीधा सीधा इसमें भर सकते हैं। उसी तरह हमारे पास इन सभी के रीजन्स हैं अलग अलग, है ना। तो जैसे कि मैं बात करूं, पहले के अंदर हमारे पास केवल और केवल एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे एस और पी उपकोष के अंदर। किस किस में? एस और पी उपकोष में। ठीक है। क्यों? क्योंकि सर इसमें टोटल 8 तत्व हैं। सर 8 तत्व हैं तो इसका मतलब क्या है, सुनो, इसमें कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। मैंने पहले आपको ट्रिक भी तो बताई थी ना कि तत्वों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एस के 2 और पी के 6, कुल मिला के कितने हो गए? 8। उसी तरह सर तीसरे में भी 8 है तो इसे भी क्या बोलेंगे हम? एस पी। सर किंतु चौथे में 18 है ना, 10 ज्यादा है, तो 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे? सर डी के अंदर। क्या बोला मैंने कि पहले में 2 है तो हमने एस उपकोष रख दिया, दूसरे में 8 है तो हमने एस और पी को रख दिया, सर तीसरे में भी 8 है तो उसमें भी हमने एस और पी को रख दिया, किंतु सर चौथे में 18 है, मतलब सर दूसरे और तीसरे से 10 ज्यादा, और कभी भी 10 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किस में भरे जाते हैं, आपको पता है ना ये चीज। सर 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डी में भरे जाते हैं, मतलब मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन सर डी में भरे जाते हैं। ठीक है सर। तो क्या इसमें एक एक्स्ट्रा डी आ जाएगा, है ना, एक डी एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, तो हम उसको यहाँ पर लिख देते हैं, एक एस आ गया, है ना।
अब जो एक्स्ट्रा आता है उसको कहाँ पे रखा जाता है, बिल्कुल बीचों बीच। एक्स्ट्रा आएगा उसको कहाँ रखा जाएगा, बीचों बीच। तो ये रखेंगे हम एस, डी और पी। सर इसमें भी 18 है तो चिपका दो ऐसे का ऐसा, ठीक है सर ऐसे का ऐसा चिपका दो। सर अब फिर से हमारे पास इसमें कितने ज्यादा है सर, 18 में और 32 में कितने का अंतर है सर, 18 और 32 में सर हमारे पास 14 का अंतर है। कितने का अंतर है साहब, हमारे पास 14 का अंतर है। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, 18 और 32 में दोस्त कितने का अंतर है, 14 का अंतर है सर। तो क्या सर मैं अगर 18 में 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूं तो मेरे पास 32 आ जाएगा, ठीक है सर। सर मेरे को याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी धुंधली धुंधली मेरी याददाश्त सर चमक रही है। हाँ मेरा बल्ब सर थोड़ा थोड़ा जल रहा है कि सर एफ में आपने बताया था मैक्सिमम मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसका मतलब सर अगर मैं एस एफ उपकोष यहाँ पर ला के रख दूं तो क्या सर ये संख्या पूर्ण हो जाएगी क्या, जी सर बिल्कुल पूर्ण हो जाएगी। तो सर मैं क्या यहाँ पर एस के बाद एफ रख दूं और एफ के बाद डी रख दूं, डी के बाद पी रख दूं। उसी तरह सर एस के बाद एफ रख दूं, एफ के बाद डी रख दूं और डी के बाद पी रख दूं, ठीक है सर। ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है कि 70% आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये करवा देगी। बाकी हर एक ब्लॉक के अंदर आपको 2-2 3-3 अपवाद दिए हुए होंगे, उन 2-2 3-3 अपवादों को आपको रटना है। वो तो साफ बात है साहब, आप समझ के रटो तो और ज्यादा थोड़ा सा क्या होता है, हम अगर किसी चीज को समझ के रटते हैं ना तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो पहले हम आपको उन अपवादों को समझाएंगे कि साहब ऐसा क्यों है, उन्हें अपवाद क्यों कहा गया है, वो सबसे अलग क्यों है। हाँ वो सबसे अलग होने का मैं रीजन बता दूंगा, फिर आप उसको बाद में उस डाटा को डाटा की तरह रट लेंगे, ठीक है सर। तो देखो दोस्त मैंने क्या बोला, इस पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, सॉरी इस पूरी टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल नहीं है ये चैप्टर, पीरियोडिक टेबल अपन पढ़ रहे हैं तो बार बार मुझसे पीरियोडिक टेबल निकल रहा है। देखो मैंने क्या बोला आपको कि जो पहला आवर्त है ना साहब उसमें केवल और केवल 2 ही तत्व हैं, है ना। मैंने कैसे क्या रिलेट किया आप समझे ना, कैसे क्या रिलेट किया। पहले आवर्त में देखो इसकी बात करते हैं अपन, जैसे सर दूसरा आवर्त है, ठीक है सर। दूसरे आवर्त में टोटल कितने हैं हमारे पास तत्व हैं सर 8। सर इनकी परमाणु क्रमांक संख्या क्या होगी, सर इनकी परमाणु क्रमांक भी 8 होगा। मतलब सर परमाणु क्रमांक 8 है तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 8 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 है, ठीक है सर। तो सर इन 8 इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए मुझे एक एक्स उपकोष चाहिए और एक पी उपकोष चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर। तो क्या सर मैं दूसरे के अंदर एस और पी को लिया हूं, ठीक है सर। उसी तरह सर तीसरे में भी हमारे पास 8 है तो क्या सर मैं एक एस को लिया और पी को लिया हूं, ठीक है सर। सर किंतु सर चौथे में हमारे पास 18 है सर, दूसरे और तीसरे से 10 ज्यादा, क्या बोला मैंने, दूसरे और तीसरे से 10 ज्यादा है सर हमारे पास, किसके अंदर, हमारे पास चौथे के अंदर। और 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स किस उपकोष में भरे जाते हैं सर, 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स डी उपकोष में भरे जाते हैं। तो क्या सर चौथे के अंदर में एस के साथ डी और डी के बाद पी कर दूं, बिल्कुल सही सत्य कहा सर आपने, बिल्कुल सही बात। उसी तरह सर हमारे पास पांचवें में भी एस डी पी हो जाएगा। सर छठे के अंदर हमारे पास पांचवें की कंपैरिजन में 14 ज्यादा है, कितने ज्यादा है, 14 ज्यादा। और 14 मैक्सिमम मतलब 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन एफ सबसेल, क्या बोला मैंने, 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहां पे भरे जाएंगे, एफ उपकोष के अंदर। तो क्या सर मैं इस छठे के अंदर एक एस एफ डी और पिला दूं, क्या सर इसके अंदर मैं एक एस एफ डी पिला दूं, ठीक है सर। सर एक बार दोबारा से हम प्रैक्टिस कर लेंगे इस चीज की। सर आप ये बार बार क्यों रटवा रहे हो हमारे को, ये रटवाना बहुत जरूरी है। देखो सबसे पहला आवर्त हो जाएगा, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठा आवर्त, सातवां आवर्त, है ना। और सुनो इन आवर्त को हम एन से दिखाते हैं, आवर्त की संख्या एन बराबर 1, एन बराबर 2, है ना, एन बराबर 3, ठीक है, एन बराबर 4, एन बराबर 5, एन बराबर 6 या एन बराबर 7, ठीक है सर, अच्छे से आ गया। उसके बाद देखो पहले आवर्त में कितने थे हमारे पास, सर पहले आवर्त के अंदर हमारे पास दो हमारे पास तत्व थे। सर दूसरे आवर्त में 8 तत्व थे, तीसरे में 8 थे, चौथे में 18 थे, पांचवें में 18 थे, सर छठे के अंदर भी हमारे पास 32 थे और सर सातवें में हमारे पास 32 थे। दोबारा से मैं बोलता हूँ एक बार, हम दोबारा से लिखते हैं सर। पहले आवर्त में 2 थे, दूसरे में 8 थे, तीसरे में 8 थे, चौथे में 18 थे, पांचवें में 18 थे, छठे में 32 थे और फिर 32 थे। देखो क्या बोला मैंने, दोबारा से देखो। पहले आवर्त में हमारे पास कितने, हमारे पास तत्व हैं सर 2 तत्व हैं। सर दूसरे आवर्त में हमारे पास कितने तत्व हैं सर 8 तत्व हैं। सर तीसरे आवर्त में हमारे पास कितने तत्व हैं 18। सर चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं 18। सर पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं हमारे पास 32। थोड़ा गड़बड़ हो गया, पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में हमारे पास 8 तत्व हैं, चौथे आवर्त में 18 तत्व हैं, पांचवें आवर्त में 18 तत्व हैं, छठे में 32 तत्व हैं और सातवें में 32 तत्व हैं। ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया, आ गई ना चीज समझ में, जी सर अच्छे से समझ में आ गया।
तो आप इस चीज को एक बार 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 प्रैक्टिस करेंगे कि 7 आवर्त है और उनमें कैसे कैसे तत्वों को बांटा गया है। 7 आवर्त है, उन 7 के 7 आवर्तों में देखो तत्वों को कैसे बांटा गया है। पहले आवर्त में हमारे पास 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, चौथे में हमारे पास 18 तत्व हैं, पांचवें में हमारे पास 18 तत्व हैं, छठे में 32 तत्व हैं और सातवें में हमारे पास क्या बोला मैंने 32 तत्व हैं। ठीक है सर। सर जो पहला आवर्त है ना n बराबर 1, सर जो पहला आवर्त है ना हमारे पास n बराबर 1, ठीक है सर। दूसरा आवर्त है हमारे पास n बराबर 2, ठीक है सर। ये कौन सा आवर्त है सर हमारे पास n बराबर 3, ठीक है सर, अच्छे से आ गया सर। ये है हमारे पास n बराबर चौथा आवर्त सर, ठीक है। ये सर हमारे पास है n बराबर पांचवा आवर्त, ठीक है सर। ये है n बराबर छठा आवर्त और ये है n बराबर सातवां आवर्त। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि जो पहला आवर्त है जिसमें 2 तत्व हैं उसके अंदर हम बेसिकली पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन s उपकोष में भर सकते हैं। सर जो दूसरा आवर्त है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, क्या सर हम पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन s और p उपकोष में भर सकते हैं, ठीक है सर। सर तीसरा आवर्त, तीसरे आवर्त का मतलब क्या है, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल हमारे पास s और p उपकोष में सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। सर चौथा आवर्त मतलब 18, चौथा आवर्त मतलब 18 तत्व, 18 तत्वों को हम किस तरीके से भरेंगे यार, देखो साफ साफ इतने से दिमाग लगाओ ना यार कि n बराबर 3 में कितने हमारे पास तत्व हैं 8 और n बराबर 4 में कितने तत्व हैं हमारे पास 18, दोनों में कितनों का अंतर है साहब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन का। और 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किस उपकोष में भरे जाते हैं सर, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डी उपकोष में भरे जाते हैं। इसका मतलब क्लियर है ना यार कि हमारे पास डी जो और जो चौथा और पांचवा है हमारे पास कौन सा आवर्त, चौथा और पांचवा आवर्त है जिसमें टोटल 18 तत्व हैं, है ना। उसमें क्या एक्स्ट्रा जाएगा, एक डी एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्या एक्स्ट्रा जाएगा, एक डी एक्स्ट्रा आ जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, एस डी और पी, क्या रख देंगे यहाँ पर एस डी और पी, ठीक है सर। अब सर अगले में आ गया 32, मतलब देखो क्या हो जाएगा n बराबर 5 और n बराबर 6, n बराबर 5 में 18 है और n बराबर 6 में 32, दोनों में कितनों का अंतर है साहब 14 इलेक्ट्रॉन्स का अंतर है। और 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम f में भरे जाते हैं, किसमें भरे जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम f में भरे जाते हैं। तो क्या मैं सीधा सीधा इसमें यहाँ पर रख दूं s f d और p, क्या रख दूं s f d और p, ठीक है सर। सर ठीक है एक बार दोबारा से सर, n बराबर 1 में s, सर n बराबर 2 में sp, सर n बराबर 3 में सर sp, सर n बराबर 4 में सर s d और p, सर n बराबर 5 में भी s d p, सर n बराबर 6 में s f d और p, सर n बराबर 7 में s f d और p। इस चीज को आप बार बार लिखेंगे और इस स्लाइड को अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे, ठीक है सर, अच्छे से आ जाएगा। अभी तक हमने चालू की है, अब सबसे पहले हम चालू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्या तरीका होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका ये है, मैंने अभी तक जो आपको पीछे चीज करवाई है उस पीछे चीज को मैं बिल्कुल यहाँ पर फेयर में लिख के लाया हूँ आपके लिए कि साफ सुथरी राइटिंग में इसको कैसे लिखा जाएगा। जब तक एक बार आप इस चीज को ढंग से देखो तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, 2 मिनट जल्दी से देखेंगे आप इसको। हाँ तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले ही जो टेबल मेरा हाथ देखिए, ये जो टेबल है जिनमें 7 के 7 आवर्त मैंने बताए हैं, ये टेबल आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, तभी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके दिमाग में छपने वाली है। देखो इसको लिखने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, सुनो। हमें मैंने आपको ये बोला था ना थोड़ी देर पहले कि आपको नोबल गैस याद आनी चाहिए, हमेशा याद रखना आपको नोबल गैस विथ नंबर याद होनी चाहिए। अक्रिय गैसों के नंबर और उनके नाम आपको बकायदा आपके दिमाग में अच्छे से याद होने चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। और अगर आपको याद नहीं है तो आप पाप कर रहे हो सब, इस चैप्टर को फिर भी पढ़ रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, ठीक है सर। तो सर उस पाप से आप छुटकारा करवाइए एक बार जल्दी से हमारे को, वो सब अक्रिय गैसों के नाम बताइए ताकि नहीं भी याद किया तो मैं कर लूँ। साहब आता है 2 पर हीलियम, 10 पर नियोन, 18 पर आर्गन, ठीक है सर, 36 पर क्रिप्टोन, 54 पर जेनोन, 86 पर रेडोन और 118 पर ओजी मतलब ऑर्गेनेशन। ये क्या है साहब हमारे पास n बराबर 1, ये किस में आएगा साहब हमारे पास n बराबर 2 मतलब दूसरे आवर्त में, n का मतलब आवर्त संख्या, n बराबर 3, ये आएगा n बराबर 4 साहब, ये 5 में, ये n बराबर 6 में साहब, और ये आ जाएगा हमारे पास n बराबर
7वें में। देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का क्या तरीका होता है, आपको इतना सा तो क्लियर हो गया है ना कि अगर परमाणु क्रमांक आपको दिया हुआ हो, परमाणु क्रमांक बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सर ये क्लियर है, क्या क्लियर है कि परमाणु क्रमांक अगर किसी का है 86 तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं साहब 86, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं साहब 86। दोबारा से क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं हमारे पास परमाणु क्रमांक के। अच्छे से क्लियर हो गया जी सर, अच्छे से क्लियर हो गया। देखो n बराबर 1, n बराबर 1 मतलब पहले आवर्त के किसी भी तत्व का अगर आपको पहले आवर्त के किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना हो तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो होगा n का यहां पर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम पहले आवर्त की, देखो जिस आवर्त का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल रहे हैं, जैसे चौथे आवर्त का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 4, क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 4। अगर हम पांचवें आवर्त का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अगर हम छठे आवर्त का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी साहब हमारे पास 6। अच्छे से क्लियर हो गया जी साहब, अच्छे से क्लियर हो गया। तो देखो इधर पहले आवर्त के अंदर हमारे पास 1 पर हाइड्रोजन आता है और 2 पर हीलियम आते हैं, ठीक है सर। 1 पर हाइड्रोजन मतलब परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1 का मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 पर हीलियम मतलब परमाणु क्रमांक 2 मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर। सर 1 इलेक्ट्रॉन को आप किस उपकोष में, एक पहले सुनो, पहला जो आवर्त था ना उसमें कौन सा उपकोष था, मात्र एस उपकोष था। तो सर 2 इलेक्ट्रॉन को किसमें भरना है, एस उपकोष में। तो सर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ना सर पहले आवर्त का, वो होता है सर हमारे पास हाइड्रोजन के लिए तो NS1 और हीलियम के लिए होता है सर हमारे पास NH2, ठीक है सर, अच्छे से क्लियर हो गया। अब सर n बराबर 2 मतलब दूसरा आवर्त। अब सर दूसरे आवर्त में क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास, देखो दूसरे आवर्त में क्या क्या आ रहे हैं, इधर देखो खुल जा सिम सिम, और ये खुल गया। देखो दूसरे आवर्त में आपके पास आ रहे हैं लिथियम बेरिलियम, देखो क्या क्या आ रहे हैं दूसरे आवर्त में हमारे पास दोस्तों, लिथियम आ रहा है, बेरिलियम आ रहा है, उसके अलावा बोरोन आ रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखो n बराबर 2 मतलब दूसरे आवर्त में, आपको ये अच्छे से रटना नहीं है, या आपको मैं अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए समझा रहा हूँ। दूसरे आवर्त में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, लिथियम आ रहा है सर, बेरिलियम आ रहा है हमारे पास, बोरोन आ रहा है, कार्बन आ रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और 10 पर नियोन। ये सबके सब हमारे पास किस पे आ रहे हैं सर, दूसरे आवर्त में आ रहे हैं। सर किस में आ रहे हैं सबके सब, सर हमारे पास ये सबके सब जो है वो दूसरे आवर्त में आ रहे हैं। दोबारा से देखो सुनो, ये क्या है हमारे पास, ये सर हमारे पास है दूसरा आवर्त है, ठीक है सर। इस दूसरे आवर्त जो है ना वो किसके बाद चालू हुआ है, दूसरा आवर्त सर यहाँ से चालू हो रहा है, कहां से, सुनो देखो एक बटन से देखो, मैं जूम करके बताता हूँ। हाँ ये साहब हमारे पास दूसरा आवर्त कहां से चालू हो रहा है, यहाँ से, कहां से चालू हो रहा है, लिथियम से चालू हो रहा है दूसरा आवर्त, ठीक है सर। दूसरा आवर्त अगर हमारे पास लिथियम से चालू हो रहा है तो तुम एक चीज हमेशा याद रखो कि हमारे पास लिथियम से दूसरा आवर्त चालू हो रहा है, ठीक है, और ये पहला आवर्त कहां पे खत्म हुआ है सर, हर आवर्त सर अपनी अक्रिय गैस पे आके खत्म हो रहा है, कहां पर आकर खत्म हो रहा है सर, हर आवर्त अपने अक्रिय गैस पे खत्म हो रहा है। तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि सर दूसरा आवर्त जो है ना, दूसरा आवर्त, इससे पहले कौन सी अक्रिय गैस थी सर, इससे पहले हमारे पास हीलियम थी सॉरी। जो तीसरा आवर्त है, इस तीसरे आवर्त से पहले हमारे पास कौन सी अक्रिय गैस है सर, इस तीसरे आवर्त से पहले हमारे पास नियोन, हमारे पास एक अक्रिय गैस है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, क्या बोला मैंने, आपको ये चीज याद रखनी है कि हमारे पास कौन सा आवर्त है। जैसे ये आवर्त आप सीख जाओगे धीरे धीरे, आपको नंबर से याद हो जाएंगे तो आप सीख जाओगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ना कौन सा आवर्त है, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पोटेशियम चौथा आवर्त है। पोटेशियम किस आवर्त में आ रहा है, चौथे आवर्त में। और पोटेशियम से पहले, जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है साहब हमारे पास, आर्गन। ये अच्छे से क्लियर हो गया सॉरी। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास बेसिकली बोर्ड की तरफ, आपको अच्छे से इन नोट्सों को बना लेना है, अच्छे से इन ट्रिक्स को लिख लेना है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत टिपिकल टॉपिक है होने में, तो क्योंकि इसको यार सब रटते हैं, क्लियर बात तो है ये। मैं समझा रहा हूँ तुम्हें कैसे हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखो आप, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। इसमें देखो क्या दे रखा है मैंने, मैं यहाँ पर एक सिंबल यूज करूंगा एक्स का। एक्स का अर्थ क्या होगा, पिछली अक्रिय गैस। पिछली अक्रिय गैस का मतलब क्या हो जाएगा, अभी जैसे मैंने उदाहरण के रूप में आपको 2 मिनट पहले एक चीज समझाई थी कि साहब जो हमारे पास दूसरा आवर्त है मतलब n बराबर 2, जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियोन आ रहे थे, वो वाला आवर्त,
उस आवर्त के अंदर कौन सी नोबल गैस आ रही है सर, उस आवर्त के अंदर मतलब दूसरे आवर्त में नियोन नोबल गैस आ रही है। और दूसरे आवर्त से पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है, मतलब दूसरे आवर्त से पहले मतलब पहले आवर्त की नोबल गैस, तीसरे आवर्त से पहले मतलब दूसरे आवर्त की नोबल गैस, चौथे आवर्त से पहले मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का मतलब क्या होगा बताऊं, जिस आवर्त के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख रहे हैं, जिस आवर्त की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लिख रहे हैं उससे पहले वाले आवर्त की नोबल गैस। दोबारा से क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे कि n बराबर 2 मतलब दूसरे आवर्त के तत्वों के हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिख रहे हैं, n बराबर 2 मतलब दूसरे आवर्त के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर हम लिख रहे हैं तो पहले आवर्त की जो नोबल गैस है उसके बारे में बोला गया है। तो पहले आवर्त की नोबल गैस कौन सी थी, 2 पर हीलियम, कितने पे आ रही थी, 2 पर हीलियम पे आ रही थी, ठीक है सर। उसी तरह देखो तीसरा आवर्त है, तीसरे आवर्त के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से लिखने से पहले मैं क्या दिमाग में लाऊंगा, तीसरे आवर्त के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने से पहले मैं क्या दिमाग में लगाऊंगा भाई, मेरे को पता लग जाएगा ना कभी भी, जैसे मान लो आवर्तों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने हो, ठीक है सर, और आपको कहीं से पता लग जाए कि साहब ये तत्व जो है ना वो तीसरे आवर्त में आता है, क्या बोला मैंने, आपको कहीं से अगर दोस्त ये पता लग जाए कि ये जो तत्व है वो खड़े खड़े नींद नहीं लेना है सर, हटाना है आपको, आपको जब की आ रही है नींद नहीं आ रही मेरे को, तो आप पढ़ते पढ़ते कैसे नींद पे आ गए, देखो नींद पे नहीं आया मैं, आंखें मैंने बंद कर ली है ताकि मैं तुम्हें और स्मूथली समझा सकूं धीरे धीरे। तो देखो दोबारा से देखो, n बराबर 3 मतलब तीसरा आवर्त है, ठीक है सर, आपको कहीं से पता लग जाए कि ये तत्व साहब हमारे पास तीसरे आवर्त का है, क्या बोला मैंने, आपको अगर कहीं से पता लग जाए साहब कि ये आवर्त हमारे पास तीसरे सॉरी ये हमारे पास तत्व तीसरे आवर्त का है, तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे कि साहब जो दूसरा आवर्त है ना, जो दूसरा आवर्त है उसकी नोबल गैस कौन सी है, सुनो सबसे पहले इससे पहले मतलब तीसरा आवर्त है, दोबारा से आप एक बार सब कुछ भूल जाओ, जो भी आपने अब तक सुना सब कुछ भूल जाओ, ठीक है सर। तो सर आप कंफ्यूज कर दिए, कंफ्यूज मैंने नहीं किया, आप थोड़ा सा टिल्टी हो गया है, क्या हो गया, थोड़ा सा टिल्टी हो गया, एक बार दोबारा से सुनो, हमारे को कहीं से पता लग जाए साहब कि ये तत्व तीसरे आवर्त से बिलोंग करता है, तब हम वहां पर क्या करेंगे, तब हम वहां पर ये देखेंगे कि साहब n बराबर 3 मतलब तीसरे आवर्त से ये बिलोंग कर रहा है, तो सर दूसरे आवर्त की नोबल गैस कौन सी है, मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना पिछली अक्रिय गैस, क्या बोला मैंने, पिछली अक्रिय गैस, भाई तीसरे आवर्त की पिछली अक्रिय गैस कौन सी थी सर, दूसरे आवर्त की अक्रिय गैस। सुनो दोबारा से, सर चौथे आवर्त के लिए पिछली अक्रिय गैस कौन सी थी सर, n बराबर तीसरे आवर्त की अक्रिय गैस, सर n बराबर 5 के लिए पिछली अक्रिय गैस कौन सी थी सर, n बराबर 4 मतलब चौथे आवर्त में आने वाली अक्रिय गैस। दोबारा से बोल रहा हूं देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, n बराबर 4 मतलब चौथे आवर्त के लिए पिछली अक्रिय गैस कौन सी है सर, n बराबर 3 मतलब तीसरे आवर्त की अक्रिय गैस। उसी तरह सर n बराबर 3 मतलब तीसरे आवर्त के लिए पिछली अक्रिय गैस कौन सी है सर, n बराबर 2 की अक्रिय गैस, तो सर n बराबर 2 की अक्रिय गैस कौन सी है सर, n बराबर 2 की सर अक्रिय गैस है 10 पर नियोन है, ठीक है सर, ठीक है। उसी तरह सर हमारे पास n बराबर 4 मतलब चौथे आवर्त के लिए पिछली अक्रिय गैस कौन सी है, पिछली अक्रिय गैस है सर तीसरे आवर्त की अक्रिय गैस, तो तीसरे आवर्त की अक्रिय गैस कौन सी है सर, हमारे पास 18 पर आर्गन, कौन सी है 18 पर आर्गन, ठीक है सर, अच्छे से आ गया। सर n बराबर 5 के लिए हमारे पास पिछली अक्रिय गैस कौन सी है सर, सर वो है हमारे पास चौथे आवर्त में आने वाली अक्रिय गैस, और वो चौथे आवर्त में आने वाली अक्रिय गैस कौन सी है सर, जो 36 नंबर पे आती है क्रिप्टोन, तो सर यहाँ पर लिख लेता हूँ 36 क्रिप्टोन, ठीक है सर। सर हमारे पास जो छठे नंबर का आवर्त है सर, छठे नंबर का आवर्त है, छठे नंबर का जो आवर्त है सर, छठे नंबर के आवर्त के लिए लिखने वाली छठे आवर्त के लिए सर पिछले अक्रिय गैस कौन सी है सर, छठे आवर्त के लिए पिछले अक्रिय गैस है सर 54 नंबर पे आने वाली जेनोन, कौन सी 54 नंबर पे आने वाली जेनोन। और सर सातवें नंबर के लिए पिछले आवर्त, सर सातवें नंबर के लिए पिछली अक्रिय गैस कौन सी है सर, सातवें आवर्त के लिए पिछली अक्रिय गैस है छठे आवर्त की अक्रिय गैस, वो कौन सी है सर, हमारे पास 86 नंबर पे आएगा रेडोन, कौन आएगा 86 नंबर पर आएगा रेडोन। और सर आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि किस किस कोष में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन बढ़ने, सर n बराबर 1 में सर आपने s बताया था, ठीक है सर, n बराबर 2 में सर आपने s और p बताया था, ns और np, ठीक है सर, सर n बराबर 3 में सर आपने ns और np बताया था, ठीक है सर, सर n बराबर 4 में आपने ns n-1d, ये फॉर्मूला था ना कि कभी भी d को लिखने के लिए हम n-1d लिखते हैं, कभी भी d को लिखने के लिए साइंटिफिक टर्म में d को लिखने के लिए हम उसको n-1 करके लिखते हैं, तो ये क्या हो गया ns n-1d और ये हो जाएगा np, ठीक है सर। इसको फिर से लिखेंगे ns, ये हो जाएगा हमारे पास n-1d और ये हो जाएगा हमारे पास np। सर f को लिखने के लिए भी तो आपने उस फॉर्मूले में एक ट्रिक बताई थी ना, शुरुआत में पीरियोडिक टेबल का एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, ns n-2f n-1d, इसका मतलब होता है कभी भी मैं f को लिखूंगा, जैसे मैं मानता हूं
कि छठे आवर्त में मैं f के तत्वों को रखता हूं, तो उनको लिखता कैसे हूं मैं 6-2, क्योंकि n-2f है ना, तो 6-2f मतलब 4f। क्या बोला मैंने कि छठे आवर्त में जब भी मैं f को रखूंगा तो उसे मैं 4f सीरीज बोलूंगा। इसका क्या कारण होता है कि f को लिखने के लिए हम क्या करते हैं n-2, क्या करते हैं n-2। सर अच्छे से समझ में आ गया, तो इसको हम लिखेंगे ns n-2f n-1d और np। सर दोबारा से लिखो सर, ये हमारे पास 7 में भी सेम ही आ जाएगा। दोबारा से देखो एक बार, इस पूरे पीरियोडिक कन्फिगुरेशन में आपको केवल और केवल इतना सा याद रखना है कि किस तत्व की आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हो और वो तत्व किस आवर्त से बिलोंग करता है। जिस आवर्त से वो बिलोंग करेगा उसकी पिछली अक्रिय गैस, मतलब अगर कोई तत्व छठे वर्ग से बिलोंग कर रहा है, अगर कोई तत्व छठे वर्ग से बिलोंग कर रहा है तो छठे वर्ग के लिए पिछली अक्रिय गैस कौन सी है। सर छठे वर्ग के लिए पिछली अक्रिय गैस पांचवें वर्ग की है। सर तीसरे वर्ग के लिए पिछली अक्रिय गैस हमारे पास दूसरे वर्ग की है। सर पांचवें वर्ग के लिए पिछली अक्रिय गैस सर चौथे वर्ग की है। सर सातवें वर्ग के लिए पिछली अक्रिय गैस सर हमारे पास छठे वर्ग की है। ठीक है सर। सर आपने थोड़ी देर पहले सर उपकोषों को भी तो भरना सिखाया था कि पहले आवर्त में केवल और केवल एस उपकोष भरा जाता है, दूसरे आवर्त में सर आपने एस और पी उपकोष को भरा था, सर तीसरे आवर्त में आपने एस और पी को भरा था, सर चौथे में आपने एस डी और पी को भरा था, सर पांचवें में आपने एस डी और पी को भरा था, सर छठे में आपने और सातवें में आपने एस एफ डी पी को भरा था। और सर एक बार आप थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही है, सर क्या आप उस फॉर्मूला को बता दोगे जिसमें एन मतलब आवर्त की संख्या दी हो और उसे एफ में कैसे लिखा जाए और उसे डी में कैसे लिखा जाए। देखो उसको लिखने का ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मानो आवर्त नंबर 3 है। क्या बोला मैंने, आवर्त नंबर 3 है, तो इस आवर्त को इस फॉर्मूले में कैसे रखा जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या था, एनएस n-2f। सबसे पहला हमारे पास देखो, हमारे पास क्या बोला मैंने, बढ़ता हुआ ऊर्जा क्रम। सबसे पहले s में हमारे पास इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, s के बाद फिर f में भरा जाएगा n-2f में, फिर भरा जाएगा हमारे पास n-1d में और फिर हमारे पास np में। कुछ इस तरीके से हमारे पास बढ़ते हुए क्रम में हमारे पास ऊर्जा क्रम, बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में हमारे पास इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। क्या बोला मैंने, बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो क्या सर ये हमारे पास बढ़ता हुआ ऊर्जा क्रम है, बिल्कुल सर। सर इस 3 के अंदर सर आप इसको रख के दिखाओ। सर 3 में तो सारे सर n बराबर 3 मतलब तीसरे आवर्त में तो सर हमारे पास s और p थे, सर d तो है ही नहीं, सर f तो है ही नहीं, इसलिए सर आपको ऐसा आवर्त बताओ जिसमें s भी हो, जिसमें f भी हो, जिसमें d भी हो, सर p भी हो। तो क्या ऐसा आवर्त हमारे पास छठा है जी, सर बिल्कुल n बराबर 6। अगर मैं इसको n बराबर 6 रखूं तो सबसे पहले देखो ये क्या हो जाएगा 6x, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6-2f, ये हो जाएगा हमारे पास 6-1d, ये हो जाएगा सर हमारे पास 6p। तो सर इसको आप करो सोल्व, तो ये क्या हो जाएगा सर हमारे पास 6s 4f 5d और 6p। तो ये हमारे पास एक अच्छे तरीके से हमारे पास हो गया। फिर हम इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी सुनो वो भर देंगे। s में हम 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, s में हम 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, f में हम 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, d में हम 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और p में हम 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, दोबारा से रिकॉल कीजिए। देखिए इस पूरे कोड को एक बार ढंग से देख लीजिए। ठीक है सर, देख लिया। दोबारा से मैं एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्या है, बेसिक है। तो अगर आप लोगों को बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया तो आपको इसको चुटकी में बना दोगे, क्या कर दोगे आप इसको चुटकी में बना दोगे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि सब 7 आवर्त होते हैं, उन आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या है 2, दूसरे में है हमारे पास 8, तीसरे में 8, चौथे और पांचवें में 18 है, छठे और सातवें में 32 है। उसी तरह हमारे पास कौन से आवर्त में कौन सा उपकोष प्रयोग में लिया जा रहा है। जैसे सर हमारे पास जो पहला आवर्त है ना सर, पहला आवर्त, उसमें केवल एस उपकोष प्रयोग में लिया जा रहा है। दूसरे और तीसरे आवर्त में एस पी उपकोष प्रयोग में लिया जा रहा है। सर चौथे और पांचवें में सर हमारे पास एस डी पी प्रयोग में लिया जा रहा है। सर छठे और सातवें वर्ग में एस एफ डी पी प्रयोग लिया जा रहा है। उसके बाद सर हमारे को क्या पता होना चाहिए सर, इसको लिखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, कि आवर्त की जो पिछली अक्रिय गैस है, मतलब जैसे 5वां आवर्त है तो 5वें आवर्त के लिए पिछली अक्रिय गैस कौन से नंबर पे आ रही है सर, चौथे आवर्त में आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है सर, अच्छे से समझ में आ गया, ये भी आपको आ गया। ठीक है सर, आ गया। उसके बाद देखो
ये मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए 2-3 ये लाइनें छोड़ दी है। देखो हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। n बराबर 1 में कितनी संख्या है हमारे पास, देखो n बराबर 1 में सबसे पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और इसमें भी 32। ठीक है सर। सर पहले में s, दूसरे और तीसरे में मिलाकर सर sp। ठीक है सर। सर तीसरे, सर चौथे और पांचवें में मिलाकर s, d और p। ठीक है सर। सर छठे और सातवें में हमारे पास मिलाकर क्या हो जाएगा, ये s, f, d और p। ठीक है सर, अच्छे से आ गया। सर हमारे पास n बराबर 1, n बराबर 1 में लिखने का क्या तरीका होता है, n 1 या 2। सर n बराबर 2, n बराबर 2 में लिखने का क्या तरीका होता है, सर n बराबर 2 मतलब दूसरा आवर्त और दूसरे आवर्त की पिछली अक्रिय गैस किस आवर्त में आएगी, सर n बराबर 1 में। वो क्या है सर, 2 पर हीलियम। इसको लिखेंगे सर हमारे पास 2 पर हीलियम। सर तीसरे आवर्त की पिछली अक्रिय गैस किस आवर्त में आएगी, सर दूसरे आवर्त में। मतलब क्या बोला मैंने, 10 पर नियोन। क्या बोला मैंने, 10 पर नियोन। 18 पर आर्गन। ठीक है सर। 36 पर क्रिप्टोन, 54 पर जेनोन, 86 पर रेडोन। सर हमारे पास n बराबर 1 में सर आपने s रखा, 2 और 3 में सर आप sp को रख रहे हो सर। सर चौथे और पांचवें में सर आप sdp को रख रहे हो सर। छठे और सातवें में भी आप sdp को रख रहे हो। ठीक है, एक बार दोबारा से हम इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को दोबारा से कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, बेसिकली मैं तुम्हें इनडायरेक्टली बोलूँ तो रटा ही रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। पहले समझा दिया, अब रटा लेते हैं यार, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, तुरंत तुम्हारे क्वेश्चन बन जाए। रटना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, हालांकि इतना बुरा नहीं रटना ABCD ABCD BCD 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 ऐसा नहीं रटना, ऐसा नहीं है, समझना है फिर रटना है। देखो क्या होगा, मेरे साथ साथ करोगे तुम जल्दी जल्दी। देखो n बराबर 1 में 2 तत्व, n बराबर 3 में हमारे पास n बराबर 1 में 2 तत्व, n बराबर 2 में 8 तत्व, n बराबर 3 में 8, n बराबर 4 में 18, n बराबर 5 में 18, n बराबर 6 में 32, n बराबर 6 में 32, n बराबर 7 में 32। ठीक है सर। n बराबर 1 में s, सर n बराबर p में, n बराबर 2 में सर sp उपकोष, n बराबर 3 में कौन सा उपकोष सर sp, चौथे में sdp, सर पांचवें में sdp, सर छठे में sfdp, सर सातवें में sfdp। सर जल्दी देखो, सर जल्दी देखो। सर सातवां उपकोष है, सातवें उपकोष की पहली अक्रिय गैस सर किसमें आएगी, सर छठे आवर्त में। सर छठे आवर्त की पिछले अक्रिय गैस सर पांचवें आवर्त में आएगी। उसी तरह जल्दी जल्दी यहाँ पे रख लो। पहले आवर्त में जितने तत्व हैं कौन से हैं सर, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा सर हमारे पास है इसमें हीलियम। सर तो इन दोनों तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बनने के लिए NS1 या 2। ठीक है सर, अच्छे से आ गया। सर दूसरे के लिए हमारे पास 2 पर हीलियम SP। सर इस पे हमारे पास 10 पर नियोन S और P। सर तीसरे में, सर चौथे और पांचवें में सर क्या हो जाएगा, 2 पर हीलियम, 10 पर नियोन, 18 पर आर्गन। सर ये क्या हो जाएगा sdp। सर 36 पर क्रिप्टोन, ये क्या हो जाएगा सर sdp। सर 54 पर जेनोन sfdp। सर हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 86 पर रेडोन, और ये भी क्या हो जाएगा sfd और p। ये अच्छे से आ गया। सर एक बार आप दोबारा से मेरे को प्रैक्टिस करवा दो किसकी, उस पीरियोडिक टेबल वाले फॉर्मूले की। वो क्या हो जाएगा ns2 n-2f n-1d और हमारे पास np। दोबारा से करो, जल्दी जल्दी करो मेरे साथ। देखो NS1 या 2। ठीक है सर। फिर आ जाएगा हमारे पास n-2 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर। फिर आ जाएगा हमारे पास n-1d 1 से लेकर 10 तक। ठीक है सर। और फिर आ जाएगा अंत में NP 1 से लेकर 6 तक। सर काट भी दो, सर काट भी दो इसे। सर ये गंदी राइटिंग हो गई आपकी, सर इसको काट दो। ठीक है। अब यहाँ से दोस्त मेरे ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी। आज की क्लास हल्की सी लंबी हो गई, मैंने थोड़ा सा लंबा ले लिया लेक्चर और थोड़ा सा ज्यादा खींच दिया इस टॉपिक को, बट ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप इसे बार बार करके देखेंगे, बार बार उस टेबल को रिपीट करेंगे। वो टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है, पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप सेटअप करा देगी। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको ये टिप्स हो जाता है तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है। और दूसरा दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस को बनाते रहिए, देखते रहिए आप किस जगह टकरे हैं। ये जो सीरीज़ है उसमें हम उन सभी बेसिक्स को क्लियर करेंगे, हिंदी मीडियम की उन सभी बेसिक लेक्चर्स को क्लियर करेंगे, उन बेसिक चैप्टर्स को क्लियर करेंगे जो आपको आगे कहीं से भी आप लेक्चर लेते हो केमिस्ट्री के तो आपको दिक्कत ना आए। जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, IUPAC हो गया। IUPAC हमने कर लिया है, और अगर अभी तक आपने IUPAC के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उन्हें ज़रूर देखिए। आपके कोई भी डाउट्स हो उन्हें कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं देखूंगा उन्हें ज़रूर। उन्हें अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। जैसे आज के लेक्चर में मैंने शुरुआत में डिस्कस किया आप लोगों से कि शब्द परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, और अच्छा रहा हमने इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया।
हालांकि आउट ऑफ द चैप्टर बात थी, बट हमारे को थोड़ा आइडिया लग गया साहब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने निकालना सीख लिया है। अब बस ब्लॉक वाइज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो धन्यवाद दोस्तों, इतना समय आपने मेरे को दिया, इतना प्यार आप लोगों ने दिया, बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को बनाइए, उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से कीजिए, और मैं आशा करता हूँ कि हर क्वेश्चन आप लोगों से अच्छे तरीके से हो रहा होगा जिन जिन टॉपिक्स को आप लोगों ने मेरे से पढ़ लिया है। बाकी धन्यवाद दोस्तों, बने रहने के लिए धन्यवाद, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।